क्लियर ये चीज? इसी का एक्सेप्शन होता है कि व्हेन देयर कैन बी रिस्ट्रेन अपॉन मैरिज। लिखो। No, was I mute? Oh, all right. I'm so sorry. ठीक है, मैंने कहा कि अगर मान लो इवन इफ कंप्लीट टोटल रिस्ट्रेंट तक तो आई गेस आई वाज ऑडिबल। अगर मान लो कि टोटल रिस्ट्रेंट रहे या पार्शियल रिस्ट्रेंट रहे, कि किसी को टोटली रिस्ट्रेन कर दूं कि भाई तू शादी मत करना, ठीक है, तो इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। अगर मैं किसी के ऊपर पार्शियल रिस्ट्रेंट भी डालूं, एक मिनट रुको, व्हाट मैसेजेस आर कमिंग। देखो, हैव सम पेशेंस व्हेन आई एम टीचिंग, पर थोड़ा ना कंप्लीट करने दीजिए, फिर क्वेश्चन डालिए। ठीक है, ठीक है, आई एम ऑडिबल। हम्म। अगर मान लो कि देर इज अ कंप्लीट रिस्ट्रेंट, तो इट इज वॉइड। इवन इफ देर इज अ पार्शियल रिस्ट्रेंट, देन ऑल्सो इट इज वॉइड। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक होता है कि राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी का भी टोटल रिस्ट्रेंट रहे या पार्शियल रिस्ट्रेंट रहेगा, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका वॉइड मैरिज में। ठीक है, एंड इफ की लॉजिक लगेगा, राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। इसी का एक्सेप्शन लिखिएगा कि when there can be restraint upon marriage, when there can be restraint upon marriage, कि रिस्ट्रेंट कब लग सकता है एंड कब ऐसा रिस्ट्रेंट लगेगा तो उसको वैलिड कहेंगे। तो अगर मान लीजिए कि द कॉन्ट्रैक्ट विच रिस्ट्रेन अपॉन द मैरिज ऑफ अ माइनर, जैसे अभी किसी ने, ओझा जी ने पूछा था कि अगर माइनर का के ऊपर रिस्ट्रेंट लगाएंगे तो क्या होगा। तो अगर मान लो, अगर अगर माइनर के ऊपर रिस्ट्रेंट लगता है तो वो एक वैलिड रहता है। ठीक है, मान लो कि अ, मान लो कि आई एम लाइक माई मान लो कि देयर इज दिस पर्सन एक्स, ठीक है, एंड उसके पापा बोलते हैं बैंकर को कि उसको उसको बहुत, दैट पर्सन वांट्स टू मैरी एट द एज ऑफ 17, अज्यूम दिस इज अ सिचुएशन। ठीक है, उसके पापा मान लो किसी की बैंकर को बोलते हैं कि पे 1 लाख रुपीज टू माई सन इफ ही डजंट मैरी टिल द एज ऑफ 21। If S does not marry up to the age of 21, then S claims 1 lakh rupees from the banker, तब the contract is valid। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर आपका मैरिज लाइक माइनर मैरिज को रोकने के लिए अगर कोई भी ऐसा रिस्ट्रेंट लगाया जाता है तो वो वैलिड हो सकता है एंड द अमाउंट कैन बी क्लेम्ड। ठीक है, इसी केस में अगर मान लो इस बंदे को इंस्टीड ऑफ 21 ईयर 40 रहता, तब ये पार्शियल रिस्ट्रेंट हो जाता। ठीक है, बट दिस 21 इज ऑल राइट। क्लियर है ये? मैंने कहा पार्शियल रिस्ट्रेंट इज क्लियर। पार्शियल रिस्ट्रेंट क्लियर था। चलो ठीक है, पार्शियल, अरे भैया बात देखो, ठीक है, चलो फिर से ही बता देती है। रिस्ट्रेंट इन मैरिज अगर कभी भी रहता है, तब दैट सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट। अगर रिस्ट्रेंट इन मैरिज रहता है, या तो टोटल रिस्ट्रेंट रहे, मैं बोलूं वंशिका से कि वंशिका नेवर मैरी इन लाइफ एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज। नाउ इफ वंशिका नेवर मैरीज एंड देन एट 60 शी क्लेम्स दैट अमाउंट, तो विल शी बी एबल टू गेट दैट अमाउंट फ्रॉम मी? Will she be able to get that amount from me? She won't be able to get that amount, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। क्लियर? ऑल राइट, ठीक, वॉइड है। इसी केस में अगर मान लीजिए कि मैं वंशिका से कहूं कि वंशिका डू नॉट मैरी टिल द एज ऑफ 40, वंशिका doesn't marry and in return I'll give you 1 lakh. She doesn't marry till the age of 40. Now she claims that amount from me. Can she recover?
Can she claim? No, she cannot. All right. Now मान लो मैं वंशिका को बोलूं कि वंशिका never marry a doctor. Now she never marries a doctor. ठीक है. Now she claims 1 lakh rupees. Will she succeed? No, she won't. Now मान लो कि if I tell Vanshika कि Vanshika do not marry a particular girl. मैं वंशिका को मैं बोलूं कि वंशिका do not marry Ranbir Kapoor. And she doesn't marry him. Now she claims that amount. Will she be able to succeed? No. ठीक चलो. By this I assume that total and ये आपका इज क्लियर कि कहते हैं लॉजिक क्यों लॉजिक इज कि राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी नाउ इट साउंड कूल कि हम लोग बोल दे कि नहीं यार हम तो शादी नहीं करेंगे आई जस्ट वांट टू लिव single and all that but when we talk in societal perspective तो भैया मैरिज इज important ताकि जो आगे की लाइफ है वो चलती रहे मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट फैमिली लॉ में सर ने बताया होगा ठीक है नाउ एक्सेप्शन मैं इसका बता रही थी एक्सेप्शन एक्सेप्शन इसका एक्सेप्शन जो मैं आप लोगों को बता रही थी वो था when there can be restraint upon person when there can be restraint कब restraint लगाया जा सकता है ठीक है restraint upon person मतलब कि रिस्ट्रेंट कब वैलिड होगा मतलब यही है ठीक है दिस इज एन एक्सेप्शन हाँ तो इसका रिस्ट्रेंट कब वैलिड होगा कि माइनर के केस में अगर मान लो कि किसी माइनर को बोला जाए मान लो राहुल इज अ माइनर मान लो राहुल अज्यूम राहुल टू बी 15 years old but he just want to marry his girlfriend at 15-year-old now I tell Rahul ki Rahul do not marry till 21 beta and once you complete if you do not marry till 21 I will give you what I'll give you 1 lakh rupees now he doesn't marry till 21 and then he claims that amount will he be able to succeed so yes he will be able to succeed yes he will be able to succeed क्यों क्योंकि ये एक valid restraint था this is an exception बेटा क्योंकि चाइल्ड मैरिज क्या अलाउड है इंडिया में आपको शायद पता होगा निक्की का ऐसा क्वेश्चन है कि 18 लड़कियां 18 एंड लड़कों का 21-year-old उनके नीचे शादी इज नॉट अलाउड द एज कि 18 एंड 21 कि अगर मान लो अगर कोई इंसान 18 कोई भी लड़की गर्ल्स इफ अ गर्ल इज लेस देन 18-year-old एंड इफ अ बॉय इज लेस देन 21-year-old तो वो आपका दे आर नॉट अलाउड टू मैरी ठीक है तो इस केस में आपका मैरिड क्या होगा ठीक है क्लियर आई होप दिस इज क्लियर है सभी को जिसको जिसको डाउट था Alright, now there is a question. Family law पढ़ रहे हो तो मुस्लिम लॉ में आप लोगों को पता होगा that a Muslim can marry how many times? How many times a Muslim can marry? All right, yes, 4 times a Muslim can marry. All right. Question है बताना मुझे आंसर आप लोग देना कि मिस्टर कादिर dies leaving behind Mr. Kadir dies leaving behind 2 widows, Salma and Nagma. ठीक है Mr. Kadir dies behind leaving 2 widows, Salma and Nagma. The co-widows enters into a contract if any one of them remarry then that person then whosoever remarries she has to forfeit the interest in the husband's property forfeit मतलब कि she has to leave that interest she needs to like वो forfeit हो जाएगा दूसरी wife पर in the interest of husband's property now tell me what is the nature of the contract if it is valid or it is invalid it is all right yes it is a valid contract why because the contract is valid as restraint is upon the inheritance of property not on marriage all right very good guys very good good now
क्लियर है? रिस्ट्रेंट इन मैरिज, रिस्ट्रेंट इन मैरिज इज क्लियर? कौन नहीं समझा भैया? अनुराग ठीक है, लास्ट में तुम मेरे से पूछना, मैं तुम्हें फिर से बताऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो तो बता ही देती हूँ। नहीं क्लियर है बच्चों को, दो दो को नहीं क्लियर है तो फिर बता देती हूँ। मैंने बोला कि मुस्लिम मैरिज में क्या होगा ना कि दैट अ पर्सन कैन मैरी 4 टाइम्स, ठीक। ये वैसे मैंने एक ऐसे जनरल बताया, इसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। माइनर में क्यों जा रहे हो तुम लोग? ये माइनर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, माइनर में मत जाओ ना। कि इसमें मैंने बोला कि देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड कादिर, ठीक है। उनकी उनकी क्या हो जाती है? ही डाइज एंड ही लीव्स बिहाइंड 2 विडोज। मैडम लोगों का नाम मैंने बोला सलमा एंड नगमा, ठीक। फिर मैंने बोला कि सलमा एंड नगमा मैडम जो है मोहतरमा लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं कि इनमें से जो भी रीमैरी करता है, whosoever remarries, that person has to forfeit her interest in the husband's property। जो मिस्टर कादिर की प्रॉपर्टी रहती है उसका जो इंटरेस्ट उन लोगों को जो मिलता है वो उसको फोरफीट करना पड़ता। नाउ द क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? तो इसका आंसर था कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका रिस्ट्रेंट है, इट इज अपॉन द इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस पे रिस्ट्रेंट था, शादी के में नहीं था, ठीक है। तो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? अनुराग एंड वन मोर पर्सन हु वाज आस्किंग। Yes, it is Rahul, it is valid. It is not valid. It will be voidable at the option of the boy, Devyani। भैया हस्बैंड तो मर गया ना, तो इनहेरिट करेंगी ना मयंक, ठीक है, क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट इज agreement, दिस इज टू यार। agreement in restraint of trade, ऑफ ट्रेड, ये टॉपिक लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग पूरा नोट्स भी नहीं बना रहे हो ना, आप लोग ये टॉपिक लिख लेना ताकि जब आप लोगों का रिवीजन होए तो आप लोगों को याद रहे। यस विशाल, राइट। कि एनी अग्रीमेंट, एनी कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच अ पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन एनी ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन इज वॉइड, ठीक है। मान लो इसी एग्जाम्पल में उत्कर्ष, मान लो कि इसी एग्जाम्पल में कौन है? अनुरागी है, ठीक है। मान लो कि ए, चलो एक मिनट रुको, अनुराग है, श्वेता मैम है, ठीक है। अनुराग इज ऑल्सो गुड टीचर। कौन पढ़ाता है यार? एक टीचर का नाम बताओ जल्दी से, अपने किसी टीचर का। आकाश सर पढ़ा रहे हैं ना, क्या कहते हैं, आकाश सर इज टीचिंग फैमिली, राइट? ठीक, केशव सर। मान लो केशव सर है, केशव सर ने और श्वेता मैम, हम लोग दोनों आस पड़ोस, मान लो कि केशव सर runs a coaching center, ठीक है, and Shweta ma'am is teaching them. Now after some issues what I do is I start my own business, ठीक है। I start my own business, तो उसमें फिर क्या होता है कि now केशव सर comes to me and he says कि श्वेता मैम आपके बिजनेस के कारण मुझे थोड़ा नुकसान हो रहा है, you do one thing, you take 1 lakh rupees and you shut your business, ठीक है। Now I shut my business and then I go to Keshav sir and I claim that 1 lakh rupees from him. Now Keshav sir says, which 1 lakh you're talking about? And then I decide to sue Keshav sir. So tell me, will I succeed? Will I succeed? No, right? Why? Because this is क्या? This is आपका, this is आपका, yes, this is void, yes, good। Now this was an example of complete restraint, this was a total restraint, ठीक है। इसी केस में आ जाओ कि मान लो केशव सर बोले कि श्वेता मैम आप अपना बिजनेस ना संडे वीकेंड्स को क्लोज में रखना, आई गिव यू 1 lakh rupees। Now I do that, and then when I claim Keshav sir denies the money, can I and I sue him? Will I succeed?
यस इट इज ऑल्सो वॉइड। कंप्लीट रिस्ट्रेंट हो भैया या आपका पार्शियल रिस्ट्रेंट हो, कंप्लीट हो या पार्शियल हो, एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट in trade is void. Very good. Now I have a question. You guys have already studied? Yes. चलो चौहान जी ने सही बोला. Tell me कि which fundamental right guarantees right to carry on business, profession, trade, etc. आर्टिकल बताओ भैया. 19 मत बताओ, 19 नहीं चलेगा, पूरा बताओ. आज एग्जाम 19(1)E, 19(1)A, 19(1)C ऑप्शन है, बताओ तो कौन सा आंसर है. 21 अभिषेक, नॉट 21. 21 is 19(1)G भैया, 19(1)G. ठीक, चलो गुड. हाँ, and yes, this is the logic ki right to carry on business, profession, trade, etc. under article 19(1)G is given, and we have this fundamental right. ठीक है. Also law promotes fair competition against क्या जो monopolistic tendency होती है. ठीक है, तो इसके तहत आपका this is fine. ठीक है. Now write exception where there can be restraint upon trade. ठीक है. अनलॉफुल ट्रेड अगर होगा, मान लो कि मान लो कि कौन है भैया, मान लो there is a father, he tells his son and son runs a illegal alcohol shop. सही है भैया, इलीगल अल्कोहल शॉप चलाता है. ठीक है. ना फादर भैया डरे सहमे कहता है कि भैया, कहता है कि I'll pay you 5 लाख रुपीज if you stop your illegal business. तो ये क्या होगा? यस, ये भी ठीक है. ये क्या होगा? ये एक वैलिड रिस्ट्रेंट है. ठीक है, दिस इज अ वैलिड रिस्ट्रेंट. नाउ नेक्स्ट इज, ठीक, ऑल राइट, गुड. नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ गुडविल. यार इतना तुम लोग मैसेज करते हो कि आधा ध्यान ना मेरा उसमें जाता है, या तो मैं इसको कंप्लीट इग्नोर करने लगूंगी. That I don't want to do. ठीक है. Now next is sale and ये परचेज है, वैसे उनको ज्यादा ही अच्छी राइटिंग है मेरी, कोई बात नहीं. सेल एंड परचेज ऑफ गुडविल. ठीक है, देखो अगर कहीं भी द बायर ऑफ द गुडविल जो रहते हैं, कि अगर मान लो कि मेरा एक शॉप है, मान लो आई हैव अ क्या चीज का बिजनेस करे भैया, आई हैव अ स्वीट शॉप. ठीक, हल्दीराम जिससे ना, ऐसे श्वेता मैम का अपना स्वीट शॉप है. यस इट इज वैलिड. कि अगर मान लो, बता देती हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता वो गुडविल क्या होता है. अगर मान लो देयर इज हल्दीराम जब भी अपना बिजनेस बेचेगा ना, व्हाट इज गुडविल वैसे, जल्दी बताना कोई, कॉमर्स वालों यार बताओ. हल्दीराम है, अगर मान लो कि हल्दीराम जब भी अपना बिजनेस बेचेगा तो अपना वो बिजनेस का तो कॉस्ट लेगा, लेकिन वो अपना जो उसका नेम है, वैल्यू ऑफ हिज नेम, उसका रेपुटेशन, उसने जो जिंदगी भर में जो उसने कमाया है, अपना एक नाम, नेम, फेम, ब्रांड वैल्यू, एग्जैक्टली, तो वो उसको भी बेचेगा. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज गुडविल. तो कहीं पर भी अगर वहां पे सेल ऑफ गुडविल है, तो अगर वहां पे रिस्ट्रेंट लगाया जाए, गिवन कि वो जो रिस्ट्रेंट लग रहा है वो एक रीजनेबल अगर रिस्ट्रेंट लगा रहा है, तो इट विल बी वैलिड. मान लो मेरा आई हैव अ क्लोथ शॉप, किसी ने क्लोथ का एग्जाम्पल, आई हैव अ क्लोथ शॉप. ठीक है. नाउ आई सेल माई बिजनेस टू एक्स. तो आई कैन टेल एक्स की एक्स, यू डू नॉट, मान लो कि आई हैव अ क्लोथ शॉप, आई सेल इट टू एक्स. नाउ एक्स can put this restraint on me ki Shweta ma'am, you do not get indulge into clothing business in a particular area. For example, I am from Ranchi. So that X can tell me कि मैम आप for next 3 years you do not get into clothing business in Ranchi. ठीक है. अगर ये वाला रिस्ट्रेंट वो लगा रहा है जहाँ पे गुडविल भी he has bought my goodwill, तो इट इज अ वैलिड रिस्ट्रेंट. ठीक है. लेकिन इसी केस में मान लो कि एक्स मुझे बोल दे कि श्वेता मैम आप ना अब कभी भी बिजनेस ही मत करना क्लोथिंग का, तो क्या वो वैलिड होगा?
दैट विल बी वॉइड एग्जैक्टली बाय, क्योंकि वो अनरीजनेबल है। वो मुझे बोले आप पूरे इंडिया में कहीं बिजनेस मत करना, तो वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो भी दैट विल ऑल्सो बी आपका आपका दैट विल बी वॉइड, ठीक है, अनरीजनेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ये एक्सेप्शन बता रही हूँ, पहला मैंने एक्सेप्शन बताया था अनलॉफुल ट्रेड, सेकंड मैंने बताया सेल एंड परचेज ऑफ गुडविल, थर्ड आई एम टेलिंग यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है कि देयर आर सर्टेन प्रोफेशन जहां पे आपका प्राइवेट प्रैक्टिस बैन हो जाती है, जैसे कि टीचर्स they cannot go for private practice, वो ट्यूशंस नहीं पढ़ा सकते। there are certain hospitals which forbid, like which bans the doctors from doing private practice। ठीक है, तो वहां पे अगर कोई भी वैसा कोई रिस्ट्रेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में रहे तो दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, क्लियर है? I hope this is clear. Next is सेल डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो होता है। ठीक है, कि अगर मान लो कि एक मिनट, आई एम चेकिंग द मैसेजेस। किसका पहला वाला वैलिड क्यों है? थर्ड मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, जैसे कि देयर आर कंपनीज, जैसे कि मान लो कि आई ज्वाइन, मान लो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं आई स्टार्ट टीचिंग। ठीक है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू करती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट बनेगा, मेरा मेरा दिल्ली ऑफर जो मुझे देंगे पढ़ाई, जो मैं टीचिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट बनेगा बेटा, उसमें मान लीजिए उसमें आपका वहां पे क्लॉज दे दे कि श्वेता सिर्फ डीयू में ही पढ़ाएगी, एंड श्वेता, आई एम अ लॉयर, श्वेता वोंट बी एबल टू डू प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ लॉ, वो सिर्फ पढ़ाएगी। ये कंडीशन होते हैं प्रोफेसर्स में। ठीक है, कि प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते लॉ में। ठीक है, नाउ दिस इज अ वैलिड रिस्ट्रिक्ट। क्यों? क्योंकि भैया एक जगह ध्यान दो, राइट आप 10 जगह नहीं दे सकते। इफ सच रिस्ट्रेंट इज देयर कि आपके ऐसा अगर एम्प्लॉय कोई रिस्ट्रेंट लगाता है तो दैट इज अ वैलिड रिस्ट्रेंट। नेक्स्ट किसको, वो मैंने बेटा बोला था गुडविल वाला, अनुराग, गुडविल का था, गुडविल वाला था कि अगर मान लो कि देयर इज अ पर्सन हु परचेजेस गुडविल, अगर मान लो मैंने कहा कि मैंने अपना बिजनेस बेचा किसको, एक्स को, तो नाउ एक्स कैन एक क्लॉज लगा सकता है कि मैं कुछ पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बिजनेस ना करूं। अगर कोई भी ऐसा रिस्ट्रेंट लगता है तो दैट इज अ वैलिड रिस्ट्रेंट। ठीक है, वो वैलिड होता है, कर सकते हैं। थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, सेकेंड वॉज सेल एंड परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, नाउ अब जिसको डाउट रहेगा वो लास्ट में लूंगी। नेक्स्ट इज sale dealership contract कि where sale dealership contract, now it means कि where a person enters into a contract for a sole dealership with a brand, he can be restrained from selling similar products of different brand। ठीक है, कि मान लो मैं मान लो कि किसी जगह पे इसमें क्या हो गया कि मान लो कि देयर इज अ कंपनी, एक कंपनी होती है, वो बोले कि वो पेप्सी को के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट वो करे कि वो जो बॉटल वगैरह जो बनता है ना, मान लो उसका है, ठीक है, बॉटल कंपनी है कोई, ठीक है, वो बोले कि वो सिर्फ पेप्सी का बॉटल बनाने का उसका उसका वो ठेका लेते हैं। ठीक है, ना पेप्सी उसको कुछ एक्स्ट्रा पे कर दे एंड बोले कि तुम किसी और का बॉटल मत बनाना। ठीक है, तो नाउ that person did this company is bound by this contract, this is a valid restraint। ठीक है, that this company will not bottle soft drinks of any other company। clear? These are valid restraint। all right, but Ankit has seen many shop dealing in different brands, that is all right, तो उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ होगा as such। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है तो that is valid, बस इतना जानो। ठीक है, नेक्स्ट इज
थर्ड इज, ये मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि वैसा कर ही नहीं सकते, अगर कॉन्ट्रैक्ट होए तो यू हैव टू डू, ठीक है। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट of legal proceedings, ठीक है। any contract through which the person is restrained from going to the court of law, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि एक व्यक्ति को कोर्ट में जाने से रोका जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड इन नेचर, ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर व्हाट? सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड इन नेचर, ठीक है। कि मान लो मान लो कि आई एम टीचिंग, ठीक है। मान लो आई टीच एट कोचिंग सेंटर, मान लो ये कोचिंग सेंटर चल रहा है, ठीक है। मान लो कि एक्स एक कोचिंग सेंटर चला रहा है, ठीक है। नाउ वहां पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है यार, इज ऑलराइट। नाउ मान लो कि टीचर को कोचिंग सेंटर बोलता है, एक्स एक्स कोचिंग सेंटर चला रहा है, श्वेता मैम वहां पढ़ाती है, और ये एक्स मेरे को बोले कि यू कांट सू इवन इफ सैलरी इजंट पेड, ठीक है। वो बोले कि भैया तुम सू कर ही नहीं सकते, इवन इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यू कैन नॉट सू मी। तो ये क्या होगा? दिस इज अ टोटल रिस्ट्रेंट, ये क्या होगा? वॉइड होगा, राइट? ठीक ठीक, क्लियर, नल एंड वॉइड। इसी केस में मान लो कि थोड़ा सा ये लिमिटेशन, तो शायद मुझे पता है, रिकवरी ऑफ अमाउंट जानते होंगे कि लिमिटेशन पीरियड में 3 इयर्स रहता है, ठीक है। इसी केस में मान लो कि 3 इयर्स तक आपको पैसा आप रिकवर कर सकते हो, लिमिटेशन एक्ट कहता है, ठीक है। इसी केस में मान लो कि कोचिंग सेंटर मेरे को बोले कि यू कैन सू अस विद इन 3 मंथ इफ द सैलरी इज अनपेड, दिस इज पार्शियल, तो क्या होगा बताओ? दिस इज ऑल्सो वॉइड। अगर पार्शियल रिस्ट्रेंट भी लगता है लीगल प्रोसीडिंग में, जो कि लीगली इट इज 3 इयर्स, तो इट विल बी वॉइड, ठीक है। लॉजिक सिंपल है कि राइट टू अप्रोच कोर्ट फॉर रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट इज द राइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ऑलराइट, एक मिनट, ठीक है, क्लियर, दिस इज क्लियर। इसका एक्सेप्शन लिखो ना, इसका एक्सेप्शन लिखो, एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन क्लॉज। वही तो बोल, दिस इज नॉट वैलिड, 3 month रिकवरी इज नॉट, रिकवरी पीरियड इज फॉर 3 years, ठीक है। तो अगर वैसा कोई लगेगा, वैसा क्लॉज लगाने से भी वो वॉइड होगा। इसका एक्सेप्शन लिखो, एक्सक्लूसिव jurisdiction clause। ठीक है। नाउ आप लोगों को पता होगा कि सिविल, मान लो कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मान लो कॉन्ट्रैक्ट किस का करवाए? राइस का करवाते हैं, बिहार झारखंड में राइस खाते भी ज्यादा है, ठीक है। नाउ मान लो कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया दिल्ली, ठीक है। पार्ट डिलीवरी अगर मान लो कि कोलकाता में होगा, आधा डिलीवरी कोलकाता में है, आधा आगरा में है, एंड पेमेंट कहाँ हुआ है? पेमेंट मान लो मुंबई में करवाते हैं, ठीक है। Now, according to Civil Procedure Code, all 4 courts have the jurisdiction in case of any dispute. ठीक है। Now, A and B फिर एक, ये क्लियर है? This is clear? Jurisdiction क्लियर है ना? कि कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट हो, मान लो कि यहाँ पे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली है, पार्ट डिलीवरी कोलकाता में हो रहा है, आधा हो रहा है आगरा में, पेमेंट हुआ है मुंबई में, सिविल प्रोसीजर कोड कहता है कि ये चारों जगह का कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू हियर द मैटर इन केस ऑफ ब्रीच। नाउ इन दिस केस अगर मान लो कि ए एंड बी ये लोग एक सहमति कर ले कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट वी विल गो टू दिल्ली कोर्ट ओनली,
कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा हमारे बीच तो हम कहाँ जाएंगे, हम सिर्फ दिल्ली के कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, नाउ मान लो एक डिस्प्यूट अराइज होए, नाउ बी सूज ए एट बॉम्बे, कैन ही डू दैट? और चलो जितने लोगों ने यस कहा है आप लोग सब कोई गलत हो। यहाँ पे इट इज नो, द आंसर इज नो। वेयर देयर आर सेवरल कोर्ट्स हैविंग jurisdiction, the parties with mutual consent can decide upon a particular court for resolution of their disputes. This is what is called as exclusive jurisdiction clause. Such contracts are valid because there is no restraint upon going to court. ठीक है, and also quite first thing, there is no restraint in going to court and moreover it was decided mutually. तो अगर ऐसा कोई भी restraint लगता है तो वो क्या होता है, वो एक valid restraint होता है, वो void नहीं होगा। ठीक है, this is an exception। इसी केस में, ठीक है, इसी केस में मान लो कि इसी केस में इंस्टीड ऑफ बॉम्बे, वो बॉम्बे, दिल्ली, आगरा एंड कोलकाता, व्हाट दे डू इज दे पुट अ क्लॉज कि कोलकाता, इंस्टीड ऑफ दीज प्लेसेस दे से कि भैया कुछ भी होगा ना हमारा डिस्प्यूट, व्हाट वी विल डू, विल गो टू इलाहाबाद कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद है। नाउ टेल मी कि क्या ये वैलिड होगा, जिसका कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है? ये वैलिड नहीं होगा, राइट? कि यहाँ पे अगर आपका जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है अगर आप उसको बार्ड कर दोगे तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, नेक्स्ट इज आपका आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन, अगर मान लो कि आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन इज आउट ऑफ कोर्ट आपका जो सेटलमेंट होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर हमारे बीच में ए एंड बी अपने एक कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं कि अगर हमारे बीच में देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट वी वोंट गो टू कोर्ट, वी विल गो टू एन आर्बिट्रेटर। अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दिस इज वैलिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेशन में आपका ये वैलिड रहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो इन लोगों का अगर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है ना तो इन लोगों को सबसे पहले आर्बिट्रेटर के पास जाना है। अगर ये लोग अग्री नहीं कर रहे हैं आर्बिट्रेटर के डिसीजन से तो दे आर ओपन टू गो टू कोर्ट। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। हम्म, हम्म, लिखो अनसर्टेन अग्रीमेंट्स, अनसर्टेन अग्रीमेंट्स, अनसर्टेन अग्रीमेंट्स। ठीक है, तीन में डिवाइड करिएगा इसको, अनसर्टेन, यू एन लिखा है यार। ठीक है, अनसर्टेन में करिए डिवाइड, सर्टेन में करिए, एंड केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच इज अनसर्टेन इज वॉइड। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अनसर्टेन इज वॉइड। ठीक है, मान लीजिए कि मैं कहूं कि मान लो आई हैव अ ऑयल बिजनेस। ठीक है, एंड आई टेल कि मैं बोलूं कि
I have an oil business and there is a contract for and now मान लो कि अनुराग he places an order for what oil. He tells me कि श्वेता मैम please send 3 liters of oil at my house. तो ये क्या है? I am dealing in several oil. If I have an oil business, that means I'm dealing in several oil. I'm dealing in olive oil. I'm dealing in coconut oil. I am dealing in mustard oil. Which oil you are talking about? तो अगर कोई भी ऐसा contract होता है, there is a contract for 3 liters of oil only. सिर्फ oil. It is not ये. तो it will be void. ठीक है? Now मान लो कि I am dealing only in olive oil. I'm dealing only in olive oil. ठीक है? Now Anurag places an order कि श्वेता मैम please send 3 liter of oil. So what is this? All this it is not clear, but it is capable of being it is capable of becoming certain, right? You can make it certain कि हाँ भैया सिर्फ olive oil में deal कर रही है तो olive oil ही मंगाया होगा, right? तो this is a valid contract. तो अगर कोई भी contract है which is uncertain, ठीक है, and certain जो रहेगा वो तो valid रहेगा ही बच्चा पार्टी. अगर कोई uncertain रहे तो वो हो जाएगा void, and if a contract is capable of being made certain तो वो क्या होगा, वो भी हो जाएगा valid. Clear? Clear? चलो अब एग्जाम्पल मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम लोग मुझे आंसर दो, ठीक है? मान लो कि आई हैव मल्टीपल हॉर्सेस एंड नाउ वंशिका कम्स एंड शी सेज कि मैम आई एम विलिंग टू बाय अ हॉर्स. तो ये क्या होगा? वैलिड वॉइड? बताइए. वी कॉन्ट्रैक्ट फॉर हॉर्स, क्या होगा वो? वॉइड. ठीक है. एंड नाउ मान लो कि मान लो कि आई हैव नाउ मान लो कि आई हैव 2 हॉर्सेस एंड व्हाइट वन हैज अ stripe on his body. ठीक है. Now Vanchika tells me कि श्वेता मैम I want to buy the horse and then we get into a contract for a sale of horse with stripes. तो क्या होगा? Good, valid. क्या? चलो ठीक है, बस इतना. आगे आप लोग भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बताना, ठीक है? अच्छा एक बताओ कि अगर मान लो कि ऐसा हो कि ए मान लो ए बाइज अ हॉर्स, ठीक है, ए बाइज अ हॉर्स फ्रॉम बी एंड ही प्रोमिसेस टू बाय अनदर हॉर्स इफ फर्स्ट वन प्रूव्स टू बी लकी. तो वो क्या होगा? बताओ क्या होगा? यस, इट विल बी वॉइड. ऑलराइट. सुनो. ठीक है. नेक्स्ट इज वेजरिंग. वेजरिंग क्या होता है? वेजरिंग वही जो तुम लोग करते रहते हो. कौन सा गेम है भैया? ड्रीम 11. मैं जब कोचिंग में पढ़ाती हूँ ना ऑफलाइन, और whenever I teach this topic like wagering, तो ना वो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे. एकदम लड़कों की शक्ल में तो एकदम चमक आ जाती है कि मैम यही तो मैं करता रहता हूँ दिन भर. सॉर्ट ऑफ. वेजरिंग अग्रीमेंट्स. नाउ वेजर क्या होता है? वेजर मीन्स एन अग्रीमेंट टू पे मनी और सम अदर प्रॉपर्टी अपॉन डिसीजन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. ठीक है, कि किसी अनसर्टेन इवेंट पर मनी या सम अदर प्रॉपर्टी देने का बात करे. इवेंट कैसा होना चाहिए? इवेंट होना चाहिए अनसर्टेन. ठीक है. सिंपल शब्दों में इसका मतलब बेटिंग होता है या फिर सट्टा होता है. ठीक है. मान लो कि आई एंड निखिल वी गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि इफ इट रेन्स निखिल विल पे मी 500 रुपीज एंड इफ इट डजंट रेन तो आई विल पे निखिल 500 रुपीज. तो ये क्या है? नाउ मान लो इफ इट रेन्स एंड आई आस्क निखिल कि भैया पैसा, एंड ही सेज व्हिच मनी, he refuses to pay me that amount. तो क्या होगा? void होगा. yes. सिंपल भैया की लॉ बोलता है कि आजकल ये जो ना द लॉ डिस्करेजेस लेथार्जी एंड वेस्टफुलनेस ऑफ ये जो हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस वगैरह के फालतू का पैसा बर्बाद करने के लिए
लॉ बार सच थिंग। तो वेजरिंग इज आपका क्या, वेजरिंग इज नॉट अलाउड। इसी का दो एक्सेप्शन है, गेम्स ऑफ टैलेंट सच एज क्रॉसवर्ड वगैरह, हॉर्स रेसेस इन सर्टेन केसेस दीज आर अलाउड। ठीक है, दीज आर वैलिड। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबिलिटी। Impossibility. If there is a contract to do a impossible thing, to such contract are what? Are void. Legal maxim लिख लो, lex non cogit Am I audible now? All right. It is lex non cogit ad impossibilia. Impossibilia. It's impossibilia भैया, sorry, I'm writing ऐसे बहुत बुरी है। ठीक है, impossibilia। ठीक है, this simply means कि law does not recognize what is impossible. Law does not will ask you to do something which is not possible for you to do. ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है, फ्रॉम द वेरी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, कि मान लो कि आई टेल यू गाइस कि भैया आई नो मैजिक, आई कैन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मर्ज टू पैरेलल लाइंस, आई विल मेक टू पैरेलल लाइन मीट। तो ये क्या है, दिस इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, बहन नहीं कर सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो, या फिर मैंने बोला कि व्हाट आई विल डू इज आई विल फाइंड ट्रेजर बाय मैजिक, आई नो मैजिक, आई कैन डू दैट। ठीक है, नाउ एंड आई मान लो कि आई टेल हु आई टेल, मान लो कि आई टेल वंशिका कि वंशिका आई विल I and Vanshika we get into contract that she will pay me 10,000 if I discover treasure by magic. भैया possible है? It is not possible. तो ये क्या होगा? तो contract will be void ab initio, void from the very beginning. ठीक है, एंड नो रेस्टिट्यूशन विल बी अलाउड। अगर मान लो कि वंशिका मुझे 10,000 रुपए दे दे, अब फिर मुझे कोई ट्रैजिक से मैं इसको मैजिक से कोई इसको ट्रेजर वगैरह कुछ भी ढूंढ के ना दूं, तो शी वोंट बी एबल टू डू इट, शी वोंट बी एबल टू रिकवर दिस अमाउंट। लेकिन इसी केस में मान लो कि इस केस में मान लो कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाए। ठीक है, कि the contract was possible when initially made but later due to some circumstances it was not made, it couldn't be made। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं और अनुराग वी गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि मान लो मैं एंड अनुराग वी गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर हॉर्स। ठीक है, एंड वो हॉर्स जो है वो मर जाए। ठीक है, लेटर, एंड उससे पहले अनुराग ने मुझे 10,000 रुपए दे रखे हो। ठीक है, एंड लेटर मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 8 को। ठीक है, हॉर्स मर जाए 10 को, डिलीवरी था 12 तारीख का। तो ये क्या हुआ, ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गया। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था भैया तब तो हॉर्स भला चंगा था, बट ड्यू टू सम रीजन वो क्या हो गया, ही डाइज एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो अब आफ्टर ही डाइज, जब बना था तब वो वैलिड था, लेकिन अब वो हो गया सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के कारण वॉइड। लेकिन इस केस में जो 10,000 रुपए मैंने लिया है, दैट आई नीड टू रिटर्न। ठीक है, if in the case of subsequent impossibility, if any benefit is taken under the contract, so it has to return the benefit।
हाँ अनुराग पैसे दे दूंगी। मयंक stop replying like this, concentrate in class. I know you should also do good बेटा, है ना? I know it is a legal class that is going, it is a law class, it is an online class that is going in. This is not a coaching center. We are not taking any money from you guys. That does not mean that I am not a teacher and you are not a student. If I'm teaching you, so you are a student and I am a teacher. Okay? And I don't know what other teacher does. I am very strict in such matters. And I'm seeing you from couple of times, like from last 10-15 minutes, I'm seeing you. And you should not repeat it, or else I have to ask the admins to remove you. ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? अरे भैया कहाँ तुम लोग भी रह जाते हो यार। वो अच्छा कर जाएगी, हिमानी सीएलसी चली जाएंगी और फिर भैया आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में देखना पड़ेगा। ठीक है, it shouldn't happen again and it is for everyone. मतलब यही प्रॉब्लम हो जाता है जब दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। चलो अनुराग दैट्स ऑल राइट, मैं समझती हूँ चलता है इतना, लेकिन मेरे क्लास में नहीं चलता है, कहीं और कर लीजिएगा, दैट इज ऑल राइट, मेरे क्लास में नहीं चलता है। बट दिस इज द प्रॉब्लम विद इंडिया, जहां पैसे पे करते हैं ना, आई एम टीचिंग यू एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट आई टीच इन माई कोचिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है, फिर तुम लोगों को डांट के ही मैं खत्म करती हूँ क्लास और क्वेश्चन भी पूछ लूंगी। जब कोचिंग सेंटर वाले 80,000 रुपए लेते हैं, मिनिमम जो लेते हैं 50,000 लेते हैं, ठीक है, सेम चीज मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर फ्री में मिल रहा है, क्यों पढ़ना है? यही करिए, वेरी गुड, बेस्ट। अब नहीं होना चाहिए आगे से। नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब चलो, इट्स ऑलरेडी 8 ऑल्सो। आगे क्लास आई मुझे याद दिला देना, आई टेल यू द ग्राउंड्स ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, व्हाट इज, कुछ कुछ टॉपिक्स है, ठीक है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वी विल बी डीलिंग नाउ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन विल कम टू एंड, विल रैप अप। रिवोकेशन बोला था किसी ने, मुझे याद है। और किसको क्या डाउट है? रुको यार एक मिनट, आई टेक ब्रेक। किसी को आज की क्लास में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछो अब। दैट आई रिमेम्बर यू आस्क्ड अबाउट रिवोकेशन। और कोई डाउट आज के टॉपिक में? किसी को कोई डाउट है? अभिषेक, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक बेटा? मुझे याद भी नहीं यार, मैं बीमार थी यार। हाँ हिमानी, रिकवरी टाइम इज 3 years, बट इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिमिटेशन, जब ये लिमिटेशन एक्ट मैंने बताया था कि इमूवेबल में 3 साल का होता है और मूवेबल में 3 years एंड मनी इज ऑल्सो 3 years। एंड जब हम लोग बात करते हैं आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो क्या हो जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इट इज 12 years। ठीक है, कर दूंगी यार। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, चलो चलो चलो, अब बस, अब इतना ही, 3 टॉपिक आई एम टेकिंग राइट नाउ। आई विल बी टेकिंग, पहले मैं अनसर्टेन वाला कर देती हूँ वंशिका, अब 5 मिनट रुक जाना है, आज के क्लास वाला। देखो अनुराग का पहले, अनुराग का क्वेश्चन I'm taking first, second I'll take for अंकित। अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग बेटा होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं, मेरे एंड आपके बीच में वी डू अ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर कोई की इन केस ऑफ ब्रीच वी विल नेवर गो टू कोर्ट, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका वॉइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी कोई का, एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इसी का मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन होता है कि जहां पर आपका यू डोंट गो टू कोर्ट डायरेक्टली, लेकिन आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट होता है, ठीक है, इधर थ्रू मीडिएशन और नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन, ठीक है। अगर आउटसाइड द कोर्ट, अगर मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अमंगस्ट अस वी विल गो टू दिस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर टू सेटलमेंट ऑफ आवर डिस्प्यूट, दिस इज अ वैलिड
that this is valid. Why? Because जब आपका आर्बिट्रेशन का आपका जब रिजल्ट आता है ना, तब अगर आप उस रिजल्ट से उस रिपोर्ट से आप आर्बिट्रेटर के फैसले से अगर आप डिनाई करते हो, तो यू हैव गॉट ऑल द ऑप्शन दैट यू कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, दिस इज वन. सेकेंड एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने बताया था एक्सक्लूसिव जूरिसडिक्शन का, कि अगर मान लीजिए मेरे एंड आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि मान लो कि यू एंड आई वी गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ राइस. ठीक है, चावल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए दिल्ली का था. ठीक है, दिल्ली का था, आधा हमने जो डिलीवरी किया वो आगरा में किया, उसका आधा हमने किया कानपुर में, एंड पैसा का जो पेमेंट था वो बॉम्बे का था. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड ऑल फोर प्लेसेस हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू टेक दिस मैटर. ठीक है, आप कानपुर में भी जा सकते हो, आप आगरा भी जा सकते हो, आप दिल्ली भी जा सकते हो, आप बॉम्बे भी जा सकते हो. ठीक है, चारों प्लेस के कोर्ट हैज द कॉम्पिटेंसी टू डील इन दिस मैटर. Now, what we do is, you and I, we decide that if there is a dispute amongst us, we will go to Delhi court. ठीक, दिल्ली के कोर्ट का जुरिडिक्शन हमने डिसाइड कर लिया. नाउ व्हाट यू डू इज, जब हमारा डिस्प्यूट अराइज हुआ, यू फाइल अ केस इन कानपुर. ठीक है, कानपुर में आपने केस फाइल किया. तो ये क्या है, दिस यू कैन नॉट डू, क्योंकि मेरे एंड आपके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, जिससे में हमने एक पर्टिकुलर कोर्ट को जुरिडिक्शन दिया था कि हम लोग यहीं जाएंगे. हमारे बीच में ये तो डीलिंग नहीं हुई थी ना कि हम लीगल प्रोसीडिंग ही अडॉप्ट नहीं करेंगे. हमारे बीच में डीलिंग हुई थी कि इफ देयर इज अ डिस्प्यूट तो हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्ट में जाएंगे. तो दिस इज अ वैलिड रिस्ट्रेंट. ठीक है, ये बताया था. फिर मैंने आपको बताया था, ऑलराइट, फिर आई टोल्ड यू कि इसी केस में अगर मान लीजिए कि ये चार प्लेसेस थे, आगरा, कानपुर, दिल्ली और बॉम्बे, राइट, ये चार प्लेस. नाउ हम लोगों के पास एक्स्ट्रा दिमाग आ जाता है एंड वी डिसाइड कि नहीं नहीं, अगर हमारे बीच में कुछ होगा ना, तो हम लोग ना इलाहाबाद हाई कोर्ट चलेंगे, बड़ा स्वाग प्लेस है इलाहाबाद. ठीक है, विल गो टू इलाहाबाद कोर्ट. नाउ इफ देयर अराइजेस अ डिस्प्यूट, तो बताओ, is this clause of going to Allahabad court is valid? तो no, it is not valid. क्यों? क्योंकि उस कोर्ट में हमारा jurisdiction ही नहीं लग रहा था. ठीक है, clear? Is it clear? सभी को all right. Now next was Ankit. Ankit was next, right? Now Ankit का question क्या था? अंकित का क्वेश्चन था अनसर्टेन अग्रीमेंट. अनसर्टेन अग्रीमेंट बेटा होता है, मैंने अनसर्टेन में आपको तीन चीज बताई. पहले जान लो अनसर्टेन क्या. तो अनसर्टेन होता है कि जो सर्टेन नहीं हो. मैं तुम्हें बोलूं कि अंकित मैं तुम्हें बेटा पढ़ाऊंगी एंड आई चार्ज इधर 5,000 और 10,000. तो ये क्या है बहन, एक चीज बोलो ना, या तो 5 बोलो या 10 बोलो. ये क्या होता है 5 या 10. अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बने विच इज अनसर्टेन, तो सच कॉन्ट्रैक्ट, सच अग्रीमेंट्स आर वॉइड. ठीक है, दैट इज अनसर्टेन. ठीक है, वॉइड होता है. लेकिन इसी का मैंने आपको एक्सेप्शन दिया कि इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन. ठीक है, if in case I tell कि I and you we get into a contract that I will charge whatever money Vanshika decides. ठीक है, तो ये क्या है, this is capable of being made certain. अगर वंशिका बोल देगी 5,000 रुपए, तो भैया I will be charging 5,000. तो this is valid. ठीक है, clear? All right, clear अंकित? वही मैंने ऑयल का एग्जाम्पल दिया था. अंकित क्लियर है भैया? अगर नहीं क्लियर है, ठीक है, ऑलराइट, गुड. नाउ 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 अब किसका क्वेश्चन था, वंशिका, राइट? वंशिका का क्वेश्चन था रिवोकेशन. रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देखो पहले ये बताओ कि प्रपोजल कब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ये पता है ना कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? ये पता है कि नहीं पता है, पहले बताओ. ठीक है, देखो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, बताओ, आंसर दो मेरे को पहले. एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है प्रपोजर के लिए? कब होता है वंशिका? जिसका क्वेश्चन था आंसर देगा मुझे. एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है?
एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो जाता है जब जो इंसान जो एक्सेप्टर है जब वो लेटर पोस्ट कर दे, राइट यही था ना कि द मोमेंट दी एक्सेप्टर पोस्ट दी लेटर दी एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ठीक है, दी ऑफर इज कंप्लीट, सॉरी दी ऑफर इज कंप्लीट, आई एम सो सॉरी, दी ऑफर इज कंप्लीट। तो जो प्रपोजर रहता है ना, दी प्रपोजर कैन टेक बैक हिज ऑफर बिफोर द एक्सेप्टर सेंड्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो मगर मान लो कि मेरे वंशिका मेरे और आपके बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मैं अपना प्रपोजल मैं पहले प्रपोजल बता दूं, ठीक है, मैं अपना प्रपोजल कब वापस ले सकती हूँ, बिफोर आप वो लेटर पोस्ट करें, तब तक आई कैन टेक दी प्रपोजल बैक, ठीक है। एक्सेप्टर कब अपना एक्सेप्टेंस कर सकता है, एक्सेप्टेंस कब रिवोक, इज इट क्लियर, पहले ये बताओ, इज इट क्लियर, प्रपोजल कब वापस लिया जा सकता है, इज इट क्लियर गाइस? राहुल ऑल्सो, आई थिंक वन मोर पर्सन हैज द डाउट, सेम सिमिलर डाउट, ठीक है, ऑलराइट। एक्सेप्टर कब कर सकता है, द एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द प्रपोजर। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बेटा कब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाता, कि जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाता था तब कंप्लीट हो जाता था। तो एक्सेप्टर कब रिवोक कर सकता है, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टर रीचेस द प्रपोजर, यस, ऑलराइट, आई गेस इट इज क्लियर, यस, इज इट क्लियर, ऑलराइट। किसी का कोई और डाउट था, किसी का कोई और डाउट, क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चंस। ओ भैया अभिषेक तू क्लास नहीं कर रहा था क्या, पहले ये बता मुझे। अभिषेक वीडियोस आर देयर ऑन यूट्यूब बेटा, एक बार आप पढ़ लीजिए, अगर आपको डाउट देख लीजिए, अगर डाउट रहेगा देन आई विल टेक इट। थर्ड पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन फर्स्ट एग्रीमेंट, हाँ वैलिड होता है कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस में अगर रिस्ट्रेंट हो तो। ये तो मैंने बेटा आज पढ़ा ही नहीं आपको, ऑफर कब, अच्छा अभी बता रही थी। ऑफर बेटा कंप्लीट होता है कि ऑफर आपका जब एक्सेप्टर के नॉलेज में आ जाता है तब ऑफर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। रिवोक कब कर सकते हैं ऑफर, जब आपका एक्सेप्टर अपना लेटर पोस्ट कर दे उससे पहले आप रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और क्या है डाउट भैया, भाई आप लोग देखो, अब मैं एक चीज बोलूं, मैं ये नहीं बताऊंगी क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल, खुद से होमवर्क करिए, स्पून फीडिंग इज नॉट अलाउड, ये कर लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल पक्का बता दूंगी, ठीक है। ये करके आना बन चुका। हाँ अनुराग इट इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में अगर कोई भी रिस्ट्रेंट लगता है तो इट इज वैलिड, लाइक गिवन दैट इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रेंट। और किसी को कुछ आज की क्लास से कोई डाउट, ऑलराइट, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज की क्लास के लिए लेट्स कीप इट टिल टुडे इटसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो कल मैं ले लूंगी, एंड वंशिका व्हाट एवर डाउट यू हैव, यू डू योर होमवर्क, इफ यू डू नॉट गेट इट I'll tell you. Rahul, I guess Mayuresh has already sent it on the group. Rishabh, Mayuresh? हाँ जी भाई भेज दिया था ना नेट इनको, कॉन्ट्रैक्ट का नोट्स, ये नोट्स, हाँ हाँ मैंने भेज रखा है। भैया देखते नहीं हो तुम लोग, फिर डांटूंगी मैं। चलो ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय 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 मयूरेश, बाय।